हेलो बच्चों। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम का हम एक पूरा चैप्टर देख चुके हैं और इसको क्विक रीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको देखने से हमारा जो नीट में आने वाले क्वेश्चन है, कम से कम ये वाले चैप्टर और इससे पहले जो हम पढ़ चुके, इन दोनों को मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन दोनों चैप्टर में सिमिलरिटीज़ है। जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है कि हम जब बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत एवं प्रक्रम को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पूरी प्रक्रियाएं को जाने, कैसे होता है, कैसे जीन, हम डिजायरेबल जीन को किसी होस्ट के अंदर में ट्रांसफ़र करते हैं और होस्ट जो है हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन वो कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका, है ना, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इसका एक्सेस वगैरह जो है, ये जो फ्री की जो क्लासेस है नीट क्रैश कोर्स की, वो नीट जोन के, नीट जोन जो चैनल है ना, वहाँ पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फ्री में कि ये जो जितने भी क्लास चलेंगे वो नीट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना अनिवार्य है ना। तभी जाके हमारे नीट में जो 360 आउट ऑफ 360 का जो हम लोग सोचे हैं वो आ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज़ भी चालू करेंगे। जैसे चैप्टर होता जाएगा तो उन चैप्टर के साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ भी यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो उनसे भी आपका हेल्प हो जाएगा। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ रहेगा, तो उसमें से है ना, विद इन 1 आवर, 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर भी पूरे चैप्टर का हम लोग क्विक समराइजेशन कर लेंगे, है ना, रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। तो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में कहाँ कहाँ पर, मतलब कौन कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो उसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है ना। तो कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में, मतलब कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ भी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मेडिसिन के फील्ड में। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में कौन कौन से ऐसे फील्ड होते हैं जहां पर इसके अनुप्रयोग को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले जैव औषधियाँ, मतलब बायोमेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा चिकित्सकीय उपचार। चिकित्सकीय उपचार का मतलब ये है कि मेडिसिन के फील्ड में जैसे मान लो कोई जीन को करेक्ट करना है, या किसी के अंदर में जीन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं या कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब चिकित्सकीय उपचार देते हैं, है ना। तीसरा डायग्नोसिस वगैरह में भी, मतलब रोगों की पहचान करने के लिए और उसका पहचान करने के बाद में निदान करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अलावा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, मतलब जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जब आती है तो आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जो होती है जितने भी, उनके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगला है प्रसंस्कृत भोजन। इसका मतलब ये है कि कोई जो खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो 100 ग्राम राइस खा, मतलब ले रहे हैं हम लोग अपनी डाइट में, मतलब खाने में, तो उस 100 ग्राम राइस से हमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में उसमें और भी एसेंशियल एलिमेंट्स हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रसंस्कृत भोजन का भी उपयोग करते हैं। अगला है जैव उपचार। तो जैव उपचार में यह है कि बायो ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम मान लो कोई करेक्ट जीन को ऐड किए और ऐड करने की वजह से उससे एंजाइम जो बना वो करेक्ट काम कर रहा है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग जैव उपचार के लिए। अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लो कोई पॉल्यूशन हो रहा है कोई चीज़ों की वजह से ना, जैसे आजकल प्लास्टिक पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए या प्लास्टिक का अल्टरनेटिव दूसरा माध्यम लाने के लिए हम लोग अपशिष्ट उपचार वगैरह भी करते हैं। तीसरा, ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग देखते हैं। मतलब एनर्जी उत्पादन का मतलब क्या है कि हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे जो हमारे लिए एनर्जी बनाए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के
उपयोग देखते हैं या अनुप्रयोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, उसमें से हम लोग 2-3 को अनुप्रयोग को हम लोग पढ़ेंगे, खास करके जो एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी होता है उसको, दूसरा मेडिसिन के फील्ड में जो होता है उसको। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे एरिया हैं जो क्रिटिकल्स हैं, है ना, मतलब जिसका जो रेयर होता है, मतलब जो कठिन तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रिसर्च एरिया, है ना। उसमें देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, बेहतर जीव के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक प्रदान करें, आमतौर पर शुद्ध एंजाइम का एक सूक्ष्म जीव। मतलब ये है कि हम जानते भी हैं कि जो भी सबस्ट्रेट रहते हैं, मतलब क्रिया कारक रहते हैं, वो प्रोडक्ट में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम की। तो हमें ऐसे एंजाइम की खोज रहती है हमेशा जो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया कारक को उत्पाद में बदले। ठीक है, तो क्रिटिकल केयर वाली स्थिति में यही आ जाता है क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी में, कि बेहतर जीव के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक प्रदान करे। बेहतर जीव के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एंजाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा हाई एफिशिएंसी दे, मतलब अधिक दक्ष हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक को इसमें बदल पाए, उत्पाद में बदल पाए। ठीक है, आगे देखें। उत्प्रेरक के कार्य करने के लिए इंजीनियरिंग के माध्यम से इष्टतम स्थितियां बनाएं। ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, जैसे मान लो कोई एंजाइम जो है 25 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में काम करने के लिए उसको अनुकूल बनाएंगे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। तीसरा, प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी किया जाता है, मतलब जिसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह हम मिलाते थे, कल ही देखे हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। उसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को सेपरेट करते थे, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड में हम लोग क्या करते थे, उसको शुद्ध करते थे, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड थर्ड क्या करते थे, एडेड प्रिजर्वेटिव, मतलब उसमें परिरक्षक भी मिलाते थे। तो कुल मिलाकर ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से क्रिटिकल रिसर्च एरिया होती है बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये सब चीज़ें किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो इससे पहले मैं, है ना, एक चीज़ और बताता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एग्रीकल्चर इन बायोटेक, इससे पहले बायोटेक के यूज़ जो होती है ना, 2 जगह में होती है। सबसे पहला हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में देखते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक, और दूसरा देखते हैं हम लोग मेडिसिन के फील्ड में। एग्रीकल्चर के फील्ड में देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा देखते हैं हम लोग मेडिसिन के फील्ड में। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो देखते हैं तो क्या चीज़ के लिए देखते हैं, तो एग्रीकल्चर से हमें क्या चाहिए, खेती या कृषि से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उत्पाद, मतलब कृषि फसलें चाहिए। तो उत्पाद हमें ज़्यादा चाहिए, तो कृषि उत्पादकों को बढ़ाने के लिए, तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ता है। मतलब एग्रीकल्चर से उत्पादकता को हमें बढ़ाना है, साथ में दूसरा चीज और होता है, गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है, गुणवत्ता, तो इसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या उनके अनुप्रयोग देखते हैं, तो हमें 2 चीज़ों से, है ना, यहाँ पर 2 चीज़ों से मतलब है। पहला चीज़ क्या है, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, दूसरा क्या है, उसकी गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में जब हम लोग देखेंगे तो मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगे, तो मेडिसिन के फील्ड में हम क्या करेंगे, डीएनए वैक्सीन बनाएंगे, डीएनए वैक्सीन। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, जीन थेरेपी करेंगे, जीन थेरेपी। और तीसरा क्या करेंगे हम लोग, तीसरा करेंगे हम लोग इंसुलिन फॉर्मेशन करेंगे, इंसुलिन फॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, मेडिसिन, तो इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मेडिसिन फॉर्मेशन। तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग 2 चीज़ों के लिए करते हैं, एक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बढ़ाना है तो, और दूसरा क्या है, उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना है। तो हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखें, कृषि में अनुप्रयोग देखते हैं हम लोग। तो कृषि में अनुप्रयोग में क्या होता है, देखो भारत में या ज़्यादातर जो जितने भी रिसर्च हुए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि सोचा जाए तो खेती करने के लिए 3 विकल्प होती है। अभी तक तो हम लोग 3 विकल्प को देखे हैं, पहले 2 ही विकल्प होती थी, अब एक नया आया है तीसरे विकल्प। तो पहला विकल्प जो होता है खेती करने के लिए, वो होती है बायोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। बायोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब ये है
कृषि जो होती है रसायन आधारित होती है। रसायन आधारित का मतलब जितने भी हम लोग आजकल है ना जो अपने फील्ड में यूज करते हैं, जैसे यूरिया पोटास वगैरह हो गया, ये सब चीज क्या है, रसायन है। उसके अलावा जो कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करते हैं वो भी क्या है, रसायन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कृषि में रसायन का उपयोग करेंगे, रसायन आधारित कृषि होती है। इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता, और दूसरा क्या है, उत्पादकता, ये दोनों को बढ़ाने के लिए तो हम खेती कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़ जाए और गुणवत्ता भी रहे। लेकिन जो रासायनिक आधारित कृषि होती है, मतलब केमिकल के ऊपर में जो बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, उसमें गुणवत्ता क्या रहती है, कम, जबकि उत्पादन तो होती है लेकिन गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या ये खेती या किसानी खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए ये वाला विधि जो है अच्छा है क्या, ये अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि गुणवत्ता इससे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, आगे देखें। दूसरा है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि का मतलब क्या है, कार्बनिक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, इसके बारे में बहुत सुने रहे होंगे। या इंडिया में बहुत सारी जगह में ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है जहाँ पर जो गोबर खाद वगैरह जो रहती है, या जो है ना बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से जो खाद बनाई जाती है उनका यूज किया जाता है। तो कार्बनिक कृषि में क्या होता है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और उत्पादकता, देखो दो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी होता है, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। तो दो चीजों को हम देखते हैं, गुणवत्ता और क्या, उत्पादकता। तो गुणवत्ता क्या होती है, इसमें गुणवत्ता तो अच्छी आती है, जैसे कार्बनिक कृषि है इसलिए। बाकी उत्पादकता की बात करें तो एज कंपेयर टू कृषि रसायन आधारित कृषि, इसकी गुणवत्ता उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि खेती के ऐसे विकल्प हो जहां पर हमें उत्पादकता भी ज्यादा मिल जाए और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, यही चाहते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल आधारित कृषि करते हैं। मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम बनाएंगे, और उसमें क्या होगा कि इससे दोनों चीजें ज्यादा होगी हमारी, क्या क्या, पहला क्या होगा, गुणवत्ता ज्यादा होगा, और दूसरा क्या होगा, इसकी उत्पादकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उत्पादकता भी क्या होगी, ज्यादा। तो जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जब हम लोग खेती करते हैं या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के साथ में हम कृषि करते हैं, तो उससे क्या होती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है और उत्पादकता भी बढ़ती है। ठीक है, क्लियर। तो देखो आनुवांशिक रूप से है ना संशोधित कुछ जीवों के यहाँ पर दिखाया गया है ना, डायग्राम में देख सकते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ कहलाती है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है ना, देख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आता है। तो हम बता सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर जीन के क्रम को चेंज किया गया है या बदला गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या बात करें हम लोग इसको आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव भी बोलते हैं, जैसे कि कौन कौन हो सकते हैं, तो वे पौधे, बैक्टीरिया, कवक और जानवर मतलब एनिमल्स हैं जिनके जीन में हेर फेर करके परिवर्तन किया जाता है। वही बात बताया मैंने क्या, कि किसी जीव जो है नेचुरली जो दिख रहा है उसके जीव के जीनों में कोई ना कोई प्रकार का परिवर्तन हम लोग यदि किए हैं, तो उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें है ना, इसको हम बोलेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव बोलेंगे, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, अब देखो पौधों में आनुवांशिक संशोधन के लाभ। तो पौधों में आनुवांशिक संशोधन के लाभ होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको संशोधन करेंगे। पूरे पूरे जीन के क्रम को नहीं बदलेंगे, कुछ जीनों के क्रम को बदलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यह फसलों को अजैविक तनावों, ठंड, सूखा, नमक, गर्मी आदि के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है। तो पहला बात तो यही है। ठीक है, और इसको हम लोग अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे भी। दूसरा क्या है, कीट प्रतिरोधी फसलें रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए भी बनाते हैं। तीसरा क्या है, यह फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में भी मदद करता है। और चौथा क्या है, यह पौधों द्वारा खनिज उपयोग की दक्षता बढ़ाता है या मिट्टी की उर्वरता के शीघ्र समाप्त होने को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद में है ना, ये कौन सा है, चौथा। उसके बाद में ये क्या है, पांचवा, यह भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाता है, उदाहरण गोल्डन राइस, विटामिन ए का समृद्ध चावल। ठीक है, और छठवां है
जीएम का उपयोग उद्योगों को वैकल्पिक संसाधन, स्टार्च, ईंधन, औषधियां आदि की आपूर्ति के लिए अनुरूप टेलर मेड पौधे बनाने के लिए किया जाता है, टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए। तो हम सब इन सबको लाइन से देखते हैं। पहले पहले क्या है ये? यह फसलों को अजैविक तनावों से बचाता है, मतलब एबायोटिक टॉलरेंस को कम करता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, सामान्य कोई पौधा है ना, ये कोई सामान्य पौधा है और यहाँ पर इसके रूट वगैरह सब लगे हुए हैं, है ना। ये सामान्य पौधा है, इसमें लीफ वगैरह है। ठीक है, चलो पौधा है तो ग्रीन कलर में इसको लिखते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये पौधा है। ये क्या हो रहा था, यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है ना, वहाँ पर इस सॉइल में क्या हो रहा था, है ना, यहाँ पर बाढ़ आ गया या कभी सूखा की स्थिति आ गई, या है ना इसको पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिला, या इसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला। तो ये क्या, ये जो प्लांट रहती है वो किस में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस का मतलब तनाव। तो इस तनाव में जाएगी। देखो, यह फसलों को अजैविक तनावों, ठंड, सूखा, नमक, गर्मी आदि के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है। तो ये सब चीज हो रहा है इसके अंदर में, मतलब तो ये सब इस प्लांट को क्या करना पड़ रहा है, ये सब चीज को फेस करना पड़ रहा है कि बाढ़ है, सूखा है, लाइट कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे। तो जीन ट्रांसफर करने की वजह से ये प्लांट बन गया दूसरा प्लांट, है ना। और इस प्लांट में इसको हम बोलेंगे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, इसके अंदर यदि हम जीन ट्रांसफर कर दिए, इसके जीनों को बदल दिए, तो इसके अंदर हाई एफिशिएंसी आ गया और ये क्या बन गए, अधिक दक्ष हो गए। अधिक दक्ष हो गए और जो बाढ़, सूखा और लाइट टेम्परेचर, इन सब से है ना इसको स्ट्रेस हो रहा था, तनाव हो रहा था। ये ये जो पौधा था वो बड़ा नहीं हो पा रहा था, अब क्या होने लग गया, बड़ा होने लग गया। तो यहाँ पर हम लोग जीन ट्रांसफर करके इसके कुछ जीनों को बदल दिए, जिसकी वजह से एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेंस कर रहा है, मतलब अजैविक तनावों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। पहला वाला बात क्लियर हुआ। दूसरा और देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कीट प्रतिरोधी फसलें रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना। ठीक है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं यह फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखते हैं, ये कौन सा नंबर था, पहला नंबर है ना। दूसरा देखते हैं, कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना। कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को क्या करना, कम करना। होने वाले नुकसान, कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को क्या करना, कम करना। कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या बनाया गया, देखते हैं। तो इसके लिए बनाया गया एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो देखो, फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होती है, एक प्रकार का टमाटर का अलग ही वेराइटी है, जिसको बनाया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके जीन में चेंज करके बनाया गया। देखो, ये नॉर्मल टोमेटो है और इसमें से जो टमाटर फलने वाले जो फल है, फसल है, वो क्या हो जाता था, 2 से 5 दिन में, 5 डेज में क्या हो जाता था, ये खराब हो जाता था। मतलब फसल जो है इसमें पक के, टमाटर जो है पक के 2 से 5 दिन के अंदर ये खराब हो जाता था। लेकिन हम लोग क्या किए, इसमें जीन ट्रांसफर कर दिए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिए इसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो टमाटर का जो पौधा था, इसमें जो टमाटर आ रहे थे, है ना, वो क्या हो गए, 2 से 5 दिन के में खराब ना होकर वो क्या हो गया, 10 से 12 दिन में खराब हो रहा था। मतलब इसकी क्या हो गई, जो पकने की जो क्षमता है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इसको बनाया कैसे गया था, तो इसको हम लोग बनाए थे, कैसे बनाए थे देखते हैं। ठीक है, तो इसको बनाया गया था, देखो, फ्लेवर्स व टोमेटो को बनाया गया था एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इससे पहले हमें एक चीज और जानना है कि देखो, ये जो टमाटर था उसके रैपनिंग रैपनिंग का मतलब होता है पकना। रैपनिंग का मतलब क्या होता है, पकना। ये जो पकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो
एंजाइम था, है ना, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्ट्रोनिडेज। बीटा गैलेक्ट्रोनिडेज नाम का जो एंजाइम था वो रैपनिंग या है ना, रैपनिंग या तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो ये एंजाइम है, तो एंजाइम जनरली होते क्या है, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ से आती है, तो प्रोटीन आई हुई रहती है आरएनए से। प्रोटीन कहाँ से आई रहती है, आरएनए से। ठीक है, प्रोटीन आई रहती है कहाँ से, आरएनए से। तो आरएनए कहाँ से आया रहता है, डीएनए से। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनते हैं, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो है एंजाइम बनाती है, कौन सा, बीटा गैलेक्ट्रोनिडेज एंजाइम बनाती है, जो क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। मतलब ये है कि ये राइपनिंग या है ना पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये डीएनए है, तो डीएनए में हम क्या करने वाले हैं, इसके टर्मिनल इंड को हम लोग बदलने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, एक तरफ होता है प्रॉक्सिमल इंड, एक तरफ होता है टर्मिनल इंड। तो टर्मिनल इंड वाली जगह को, इधर टर्मिनल एरिया है, टर्मिनल को हम लोग क्या कर दिए, इधर क्या है 5 डेज से 3 डेज था, इसको हम लोग क्या कर दिए 3 डेज, और इधर 5 डेज कर दिए, इधर क्या कर दिए 5 डेज, इधर क्या कर दिए 3 डेज। तो इसको हम लोग एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको बदल दिए। मतलब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर दिए, हम लोग जीन को साइलेंट कर रहे हैं। कुछ जीनों को जो एक्सप्रेशन हो रहा था और क्या बना रहा था, बीटा गैलेक्टोनिडेज एंजाइम बना रहा था, उसको हम लोग क्या कर दिए, साइलेंट कर दिए। तो ये क्या हो गया, जीन साइलेंसिंग हो गया। तो जीन साइलेंसिंग कैसे होगा, तो जीन साइलेंसिंग का मतलब ये है कि ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन कैसे नहीं बनेगा, तो जीन साइलेंट हो गया। तो प्रोटीन क्यों नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। क्या बन गए यहाँ पर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की वजह से क्या नहीं हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या चीज़ों की वजह से, ये जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाती है, और उसकी वजह से जीन साइलेंट हो जाता है और प्रोटीन बनना रुक जाता है। इसको हम लोग आगे चल के, है ना, जब हम लोग पढ़े रहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर पढ़े रहते हैं, तो वहाँ पर जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होती है रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेती। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेती है ना, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। कौन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेती है, और उसको हम लोग, है ना, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक ही स्ट्रैंड बस भाग लेती है और एक सिंगल आरएनए बनाती है। यदि वही डबल आरएनए बन जाएगा, या डबल आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रोटीन बनना रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को हम लोग कम कर दिए। मतलब ये है कि जो टमाटर को हम लोग काटने के बाद में 2 से 5 दिन के अंदर में वो पक के खराब हो जाता था, वही टमाटर अब क्या होने लग गया, 10 से 12 दिन में, है ना, पकने लग गया। या उसके हम लोग जो रैपनिंग था या पकने की जो क्षमता था, उसको हम लोग क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए। मतलब 10 से 12 दिन तक वो टमाटर, है ना, सुरक्षित रहेगा। तो इससे मार्केट मार्केट में क्या होता रहेगा, टमाटर की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को हम लोग इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर दिए, बदल दिए। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि जीन साइलेंट हो गया, और वो क्या बनाना बंद कर दिया, प्रोटीन बनाना बंद कर दिया। तो प्रोटीन बनाना बंद हो गया तो एंजाइम बनाना बंद हो गया, और एंजाइम बनाना बंद हुआ तो क्या हो गया, रैपनिंग जो था, मतलब जो पक रहा था टमाटर जल्दी, वो क्या हो गया, बहुत दिनों तक, है ना, बना रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्त, है ना, ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। उसके बाद में और भी देखते हैं हम लोग। यह पौधों द्वारा अधिक खनिज उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को शीघ्र समाप्त होने को रोकता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, है ना, ये 2 हो गया। तीसरा नंबर और देखते हैं हम लोग, पादप द्वारा खनिज का अधिक दक्षता से उपयोग करना, खनिज का अधिक दक्षता से, पादप द्वारा खनिज का अधिक दक्षता से उपयोग करना। अब ये क्या है, तो देखो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं। देखो ये कोई प्लांट है ना, इस प्लांट के पास में, इस मिट्टी के, है ना, मिट्टी के अंदर में इसके रूट है,
है ना, ये रूट है, ये रूट जो है कहाँ पर है, मिट्टी के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये सॉइल जो होती है इसके अंदर उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर में ह्यूमस वगैरह रहती है, उसमें उर्वरक क्षमता रहती है, मतलब एलिमेंट्स वगैरह तत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो तत्वों के ज़्यादा होने की वजह से प्लांट क्या करता है, इसको अपटेक करते रहता है, अपटेक करते रहेगा, जितनी ज़रूरत उतना लेते रहता है। ठीक है, जैसे प्लांट को, है ना, इस सॉइल में जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 100 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, 100 मिलीग्राम फास्फोरस है, 100 मिलीग्राम सल्फर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन इस प्लांट को पता नहीं है कि हमें कितना इसको लेना चाहिए, कौन से तत्वों को कितना लेना चाहिए, ये पता नहीं है। तो क्या करेगा, अनलिमिटेड इससे लेते जाएगा किसको, इस तत्वों को, इन तत्वों को लेते जाएगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, यदि ऐसे ही ये बिना सोचे समझे इन तत्वों को लेने लग गया, तो क्या एक टाइम के बाद में यहाँ पर, एक टाइम के बाद में इसको पूरे को ले लेगा, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हमेशा क्या रहे, बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर ऐसे जीन को ट्रांसफर करेंगे जो जितना जरूरत रहेगा उतने ही को लेगा। जैसे मान लो इस प्लांट को, है ना, 5 ग्राम, है ना, 5 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है और 10 मिलीग्राम फास्फोरस की जरूरत है, तो ये उतने को ही लेगा जितने की उसको जरूरत है। तो क्या होगा, यहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर रहती है, मतलब उर्वरक क्षमता जो रहती है, उर्वरता जो रहती है, उर्वरक क्षमता, वो क्या ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। तो जाहिर सी बात है, बनी रहेगी, तो उर्वरक क्षमता, है ना, ज़्यादा समय तक बनी रहेगी, ज़्यादा समय तक क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये वाला लाइन भी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या, कि पादप द्वारा अधिक खनिज दक्षता का उपयोग करना, मतलब ये है कि प्लांट जो है जितनी जरूरत रहेगा उतने को ही लेगा, बाकी जो जरूरत नहीं रहेगा उसको नहीं लेगा, है ना, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी क्या रहेगी, बनी रहेगी हमेशा। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, और देखते हैं हम चौथा नंबर। तो चौथा नंबर को हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो, यह भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाता है, उदाहरण गोल्डन राइस, है ना, यहाँ पर विटामिन ए समृद्ध चावल बनाया जाता है। तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर, कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ाते हैं हम लोग खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को। मान लो ये क्या है, राइस प्लांट है। ठीक है, ये कौन सा प्लांट है, राइस प्लांट, चावल का ये क्या है, पौधा। ये क्या प्लांट है, राइस प्लांट। तो इस राइस प्लांट से जनरली हमें मिलता है, राइस से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा आयरन वगैरह भी रहती है इसमें, है ना, और अदर एलिमेंट्स वगैरह भी रहते हैं, जो अदर एनिमल्स, मतलब बहुत सारे जो जीवों के आहार स्रोत होते हैं, तो इसमें अदर एलिमेंट्स वगैरह भी रहती है। तो राइस जो प्लांट होती है जनरली, है ना, इसके जो सीड आते हैं, ये सीड वो कौन से कलर की रहती है, वाइट कलर की रहती है जनरली, और इससे हमें मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम क्या किए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को क्या कर दिए, बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम इस चावल के पौधों में एक ऐसा जीन डालने वाले हैं जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट, आयरन और वो अदर एलिमेंट्स के अलावा और भी कुछ चीज दे जो हमारे लिए एसेंशियल है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की जीन को ट्रांसफर कर दिए, बीटा कैरोटीन के जीन को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करना मतलब इसमें स्थानांतरित कर दिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो बनने वाला प्लांट था, है ना, है ना, इस प्लांट को हम लोग एक नया नाम देंगे। ये राइस ही प्लांट है, राइस प्लांट, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नाम दे देते हैं इसका। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गोल्डन राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। मतलब इसका जो सीड आएगा, इसका सीड वो वाइट कलर ना होकर कौन सा कलर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोल्डन कलर का हो जाएगा, गोल्डन राइस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो गोल्डन राइस को बनाया क्यों गया था, है ना, तो ए आर वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि राइस प्लांट को
राइस में बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर किया गया। असर्शन में लिखा रहेगा, रीजन उसका लिखा रहेगा क्या, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को क्या करना, टॉलरेट करना, हटाना उसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब जैसे जैसे रात होने लग जाती है हमारे अंदर, हमारे आँख में सामने में धुंधला छा जाता है, मतलब दिखाई देना कम हो जाता है, तो उसको रतौंधी रोग बोलते हैं, जिसको विटामिन ए की कमी से दूर किया जा सकता है। तो हम लोग बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर करके ऐसे राइस बना दिए, गोल्डन राइस, जो क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट तो दे ही रहा था, साथ में विटामिन ए की कमी को भी दूर कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर बीटा कैरोटीन के जीन को कहाँ से लाएंगे, तो बीटा कैरोटीन के जीन को लाए थे हम लोग कहाँ से, कैरेट से। कैरेट का मतलब होता है गाजर से, है ना, तभी बोलते हैं ना गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। तो गाजर से विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर से बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, इस राइस प्लांट में, ताकि विटामिन ए की कमी दूर हो सके। तो इससे हमें, है ना, क्या मिला कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे तत्वों को समावेश कर देना जिसका उपयोग मनुष्य के लिए है या अदर एनिमल या अदर जीवों के लिए है। ठीक है, तो गोल्डन राइस समझ आया होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया। ठीक है, क्लियर। आगे देखें। तो मेरे ख्याल से इसमें जो लिखा हुआ पॉइंट जो है पूरा समझ आ गया होगा। एक और पौधे का नाम है ना, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो होती है खरपतवार नाशी पौधा होता है ना, उसका भी उपयोग अभी हम लोग देख लेते हैं। ग्लाइफोसेट नाम का जो होता है ना, प्राकृतिक खरपतवार नाशी होता है ना, उसको भी देखते हैं हम लोग कि उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं कि ग्लाइफोसेट क्या होती है। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट एक जो होता है ना शाकनाशी है, शाकनाशी पौधा, शाकनाशी पौधा। ठीक है, देखो क्या होता है जनरली, जब ये वाला जो शाकनाशी पौधा जहाँ पर उगा हुआ रहता है ना, यहाँ पर, तो क्या करता है, यहाँ पर मिट्टी से, यहाँ पर पूरा सॉइल वगैरह, यहाँ पर दूसरे जो अदर अदर प्लांट या कोई अदर पौधा उग गया, उससे क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन को ले लेगा। मतलब इतना तेजी से न्यूट्रिशन को ये लेता है मिट्टी से कि जो अदर प्लांट जो रहता है ये भूखा मरने लग जाता है। मतलब इसके रूट को ना क्या नहीं मिल पाता, इसके रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पूरे न्यूट्रिशन को यही ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है, नेचुरली है, शाकनाशी पौधा है, ये जहाँ पर रहेगा वो आउट साइड में इसके कोई भी दूसरे अदर प्लांट्स नहीं उगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रेजेंट रहने वाले जो जीन है उसको हमारे जो क्रॉप वगैरह फसल वगैरह है उसमें यदि हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये फसल हमारे, है ना, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता तो लाएगा ही लाएगा, साथ में इस एड साइड में जो और शाकनाशी होते हैं या जो उगते हैं वो नहीं उग पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें निंदाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा अधिक दक्षता के साथ में यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, मतलब उच्च उत्पादन होगा। तो उसके लिए शाकनाशी पौधा ग्लाइफोसेट बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, शाकनाशी पौधे से जीन को निकाल कर, है ना, हमारे फसलों में डाला गया, जिससे जैसे इसकी उत्पादकता बढ़ गई, साथ में इसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि आइट साइड के जितने भी और भी जो अननेसेसरी प्लांट उगे रहते हैं, साग मतलब जो साग रहते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं जो वीड्स वगैरह रहते हैं, है ना, तो वीड्स उगा नहीं, तो वीड्स नहीं उगा, उसकी वजह से हमारा जो मेन क्रॉप था उसको क्या मिलने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लग गया। तो ये वाला भी, है ना, याद रखना, ग्लाइफोसेट वाला। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से इसमें जितने भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं क्लियर हुआ होगा, है ना, ये वाला पूरा बात जो है। ठीक है, इसका उपयोग ये संसाधन और स्टार्च ईंधन ये सब चीज़ बनाने के लिए भी करता है ना, तो एक लाइन भी याद रख लेना है। आगे और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और है इसी में से, कीट प्रतिरोधी पौधे। तो कीट प्रतिरोधी पौधे क्या होते हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। कीट कीट आएंगे इसके पास में खाने के लिए, लेकिन वो उसका क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। पहला देखो, यहाँ पर एक कॉटन का डायग्राम दिया है, ये टमाटर का डायग्राम है, फिर ये किसका है,
मक्के का है ना, मतलब इसको हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं, मतलब ये भुट्टा है ये, और ये वाला क्या है, आलू का। तो अलग अलग पौधे में कीट प्रतिरोधी पौधे जो बनाते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग पौधे में अलग अलग टाइप के होते हैं ये, तो उसको जानते हैं हम लोग। कीट प्रतिरोधी पौधे जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं। ये कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करते हैं। जो हम लोग स्पीयर, खेती में जो यूज होने वाले जो स्पीयर रहते हैं ना, जिससे कीड़ों को मारने के लिए हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं, तो उस दवाई को का छिड़काव करने से नुकसान है, एक तो प्रकृति को नुकसान है, आसपास के इन्वायरमेंट में पूरे जहरीली गैस, है ना, आ जाती है। दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, जैसे कि हनी बीस वगैरह हो गया, जो पॉलिनेशन करने आती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है, यूजफुल है? भले ही हम उस कीटों को मारने के लिए उस रसायन या उस कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव साधन यहाँ पर जुटाएंगे। तो अल्टरनेटिव साधन में हम क्या करेंगे, ऐसे पौधे तैयार करेंगे जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित ही न करे। कीट आते रहेंगे इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो दूर से ही चला जाए। ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, देखो, तो इसके लिए बनाया गया बीटी कॉटन, बीटी मक्का, चावल, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि। ठीक है, तो इसको है ना याद रख सकते हैं कि बीटी फसल कौन कौन से हैं करके। तो बीटी कपास है, मक्का है ना, कॉटन है, मक्का मेज है ना, उसके बाद में राइस है, उसके बाद में टोमेटो है, उसके बाद में पोटैटो है, और उसके बाद में क्या है, सोयाबीन। तो याद रखना, बीटी कॉटन में कॉटन, मेज, राइस, टोमेटो, पोटैटो, और ये क्या है अगला, सोयाबीन। तो ये सब चीज को बनाया गया है ताकि वो कीट जो है या कीड़े इसको इसके पास ना आए और इसको नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए कीट प्रतिरोधी प्रपादक बनाया गया है, और कैसे बनाया है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देखते हैं बीटी कॉटन के बारे में। तो बीटी कॉटन क्या होती है, तो बीटी कॉटन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बीटी टॉक्सिन जीन को बेसिलस thuringiensis से अलग किया गया और कपास जैसे फसल पौधों में शामिल किया गया। अधिकांश बीटी टॉक्सिन कीट समूह विशिष्ट होते हैं। टॉक्सिन को क्राई नामक जीन द्वारा कोडित किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बेसिलस thuringiensis नाम के एक बैक्टीरिया है, बेसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन को निकाल रहे हैं, है ना, कौन से जीन को, बीटी टॉक्सिन जीन को। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन को, इसको हम बोल सकते हैं बीटी जीन, बीटी जीन। ठीक है। तो बीटी जीन को हम लोग बेसिलस thuringiensis से निकालते हैं, बेसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से, और उसको किस में भेजते हैं, कपास के पौधों में भेजते हैं। तो क्या होता है, बीटी टॉक्सिन कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, इन लोग इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इंसेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये कुछ इंसेक्ट को ही मारते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्ट को मारते हैं, और सभी इंसेक्ट को नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन या दूसरे चीजों के लिए फिर, है ना, या इन्वायरमेंट के लिए खतरा हो सकता है। तो ये कुछ कीटों के कुछ समूह के ही मारते हैं, उनके लिए विशिष्ट होते हैं। तो टॉक्सिन को क्राई नामक जीन द्वारा कोडित किया जाता है। तो ये जो बीटी जीन होता है उसको हम लोग क्राई जीन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है उदाहरण, जीन क्राई 1AC और क्राई 2AB जो होती है द्वारा कोडित प्रोटीन कपास के बाल वर्म को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक कॉर्न बोरर को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ना, क्या पूछा गया है कि क्राई 1AC और क्राई 1AC और क्राई 2AB ये जो दोनों होते हैं ना, किसको नियंत्रित करते हैं, कपास के मुकुल कृमि को, मुकुल कृमि, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए क्राई 1AC और क्राई 2AB जैसे जीनों का यूज किया जाता है। दूसरा क्राई 1AB, दूसरा क्या है, क्राई 1AB, तो इसका यूज है ना किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो जो कॉर्न बोरर होती है, मक्का छेदक जो होती है, मक्के के जो फसल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, इसका यूज किया जाता है, किसका, क्राई 1AB का। ठीक है, क्लियर। क्राई 1AC और क्राई 2AB कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि क्राई 1AB किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मक्का छेदक को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, कई बार पूछा गया है नीट कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए, और टेस्ट वगैरह में भी कई बार आते रहेंगे, है ना। तो क्राई 1AC और क्राई 2AB को याद रखना कपास के मुकुल कृमि के लिए, मतलब हिंदी में बोला जाए तो मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो कॉटन बॉल ओम के लिए किया जाता है इसको,
जबकि इसको कॉर्न बोरर के लिए किया जाता है, मतलब मक्का छेदक के लिए यूज किया जाता है। किसको? क्राइवन एबी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है तंबाकू के पौधों में निमेटोड प्रतिरोध। तो कीट प्रतिरोधी पादप में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंसेक्ट मतलब कीटों को नियंत्रित करने के लिए, दूसरा होता है क्या? निमेटोड को रेजिस्टेंट मतलब नियंत्रित करने के लिए। तो निमेटोड क्या होते हैं? जैसे कृमि। निमेटोड क्या होते हैं? कृमि। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक निमेटोड जिसका नाम मेलवाडेगाइन इनकॉग्निटा है, तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। तंबाकू के पौधों को कहाँ को संक्रमित करता है? ये जड़ों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तंबाकू के कहाँ पर को नुकसान पहुंचाता है ये? तो ये पहुंचाता है जड़ों को। मतलब इसको एम आई से याद रख लेना है, एम आई। ठीक है, मुंबई इंडियंस। तो मेलवाडेगाइन इनकॉग्निसिया जो होती है वो तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करती है। किसको संक्रमित करती है? जड़ों को। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जिससे पैदावार में कमी आती है इसे आरएनए हस्तक्षेप आरएनएआई रणनीति द्वारा रोका जा सकता है। मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जाता है। कैसे है ये? अब देखो, जनरली कई लोग ये सोचते हैं कि तंबाकू का तो कमर्शियल वैल्यू जो है वो लीफ होती है ना। मतलब लीफ को क्या करते हैं? कमर्शियली उसको यूज करते हैं, हम लोग बेचते हैं, मतलब तंबाकू को बेचते हैं जिसमें निकोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है केमिकल, तो उसको बेचा जाता है। तो तंबाकू के जड़ से उसके पत्तियों का क्या लेना देना? भाई जड़ ही मजबूत रहेंगे तभी तो जाके बहुत ज्यादा अच्छी पत्तियां आएंगी, क्योंकि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट तो जड़ों के माध्यम से ही होता है। तो ये क्या करती है, मिलवाडेगाइन इनकोग्निसिया नाम का जो निमेटोड है वो तंबाकू के जड़ों को संक्रमित करती है और इसकी वजह से उत्पादन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसको कैसे किसके तहत रोका जा सकता है? तो यहाँ पर ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा रोका जा सकता है ना। इसको हम लोग देखते भी हैं, अभी देखेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जैसे मैं बताया था वैसे टाइप का है। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है, यहाँ पर ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेन और ये वाला स्ट्रेन, 5' एंड इधर 3' एंड है, 3' एंड इधर 5' एंड, ये दोनों जो है अपना अपना क्या बनाती है? एमआरएनए बनाती है। और ये वाला भी क्या है? अपना एमआरएनए है। एक एमआरएनए एक स्ट्रेन का बनता है, दूसरा एमआरएनए दूसरे स्ट्रेन का बनता है, जिसकी वजह से आरएनए जो होती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाती है। क्या बन जाती है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो दो एमआरएनए बन गए यहाँ पर। तो दो एमआरएनए बनने की वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है ना, अणु के कारण एक विशिष्ट एमआरएनए के अनुवादन को रोकता है या शांत करता है। और ये आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी है, इसी से ही ना जीन साइलेंट हो जाता है। इससे भी क्या होता है? जीन साइलेंट। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या हो जाती है? जीन क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। जीन क्या हो जाती है? साइलेंट। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इधर देखते हैं हम। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब आरएनए हस्तक्षेप टेक्निक, इसको हम लोग क्या करते हैं? जीन को साइलेंट करने के लिए बनाया जाता है। जीन को साइलेंट कर दिए, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये क्या कर नहीं कर पाएगा? जड़ों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं। मेलवाडेगाइन इनकॉग्निसिया जो तंबाकू का पौधा यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें क्या करती है? ये रूट को संक्रमित करती है, रूट में जाके इंटर की हुई रहती है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। अब देखो, बीटी कॉटन जो होती है, बीटी कपास, उसमें जो क्राइजीन रहती है वो कैसे काम करती है उसको देखो, है ना। बेसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कीटों को मारते हैं, जैसे कोलियोप्टेरन भृंग, लेपिडोप्टेरन तंबाकू बडओम और आर्मीवोम, और डिप्टेरोटेरन मक्खियों और मच्छर। यहाँ पर इंसेक्ट की क्लास के बारे में बात किया गया है, इंसेक्ट के वर्ग के बारे में, कि जो कोलियोप्टेरन्स होते हैं उसमें आती है भृंग, तो भृंगों को मारने का काम करती है। तो कोलियोप्टेरन्स में क्या आएंगे? भृंग, मतलब बीटल्स होते हैं, है ना। कोलियोप्टेरन्स वाले लोग क्या है? बीटल या भृंग। दूसरा लेपिडोप्टेरन, तो लेपिडोप्टेरन किसको मारती है? टोबैको बर्ड वोम को मारती है, बर्ड वोम। और दूसरा किसको मारती है? आर्मी वोम को भी मारती है। ठीक है। और तीसरा कौन सा है?
डिप्टेरेंस, तो ये किसको मारती है? जो बीस वगैरह जो रहती है, मक्खियां वगैरह जो रहती है उसको मारती है, और उसके अलावा मॉस्किटोस को भी मारती है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो फ्लाई वगैरह जो होती है, मक्खी वगैरह जो होती है उसको मारती है, साथ में तो किसको भी मारती है? ये फ्लाई को भी मारती है, और दूसरा मॉस्किटो को भी मारती है। तो बेसिलस थुरिंजिएसिस के जो जीन होते हैं वो टॉक्सिन है एक प्रकार से, वो अलग अलग किसके क्लास को मारती है? कीटो के क्लास को मारने का काम करती है। अगला और है, बेसिलस थुरिंजिएसिस अपनी वृद्धि के एक विशेष चरण के दौरान एक विषैला कीटनाशक प्रोटीन बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, है ना, ऐसा देखे भी होंगे, कॉटन के पास में जाना और देखना, बैसिलस थुरिंजिएसिस नाम का, है ना, एक बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करती है? यहाँ पर देखो, बीटी कॉटन में, बीटी कॉटन हम लोग बनाते हैं उससे पहले यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो उसमें ये कीड़े जो है इसको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो कपास के पौधे जो है ना, इसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो उसमें, जब कोई कीट निष्क्रिय टॉक्सिन को खाता है तो यह आंत के क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है और क्रिस्टल को घुलनशील बनाता है। यह टॉक्सिन मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं की सतह से बंध जाता है और छिद्र कर देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के यहाँ पर ऐसे माउथ वगैरह जो है ना, ऐसे इसका बना हुआ है, जैसे फ्लाइज है, ये इंसेक्ट है। अब मान लो ये क्या है, कोई बीटी कॉटन है ना, बीटी फसल वगैरह बनी हुई है, ये बीटी कॉटन है। ये इंसेक्ट इसको इंटेक करेगा तो इसके कहाँ पर जाएंगे? गट में जाएंगे। गट का मतलब ये होता है आहार नाल से होता हुआ उसके है ना, पाचन नली में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पाचन नली में, यहाँ पर आंत में, यहाँ जो इसके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब आंत, तो आंत में क्या होता है? आंत में क्या रहती है? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और यही एपिथेलियल टिश्यू में ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये वाले जो निष्क्रिय हैं अभी, ये क्या है? निष्क्रिय, ये निष्क्रिय है। तो अमाशय में जैसे ही वो पहुंचता है ना, टिक्सिन को, या आंत के अमाशय से होता हुआ जैसे ही वो आंत में पहुंचता है, तो आंत में क्या रहता है? क्षारीय पीएच। क्या रहता है? क्षारीय पीएच, मतलब जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा, वहां पर ये जो निष्क्रिय अवस्था में रहता है ये, वो क्या हो जाती है? यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने की वजह से ये इस कीट के आंत के एपिथेलियल टिश्यू में क्या कर देती है? पोर कर देती है। पोर का मतलब होता है छिद्र, और जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। सेल लाइसिस होने की वजह से क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाता है? उसका डेथ हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बीटी टॉक्सिन होती है, जो बेसिलस थुरिंजिएसिस से जो निकाला गया टॉक्सिन, मतलब जो केमिकल है, या बोला जाए कि जो टॉक्सिन मटेरियल है, वो क्या रहती है? पहले निष्क्रिय अवस्था में रहती है, क्रिस्टलाइन रूप में रहती है। जैसे ही वो इंसेक्ट के अंदर जाती है तो उसके मिड गट या आहार नाल में, या आंत में बोला जाए, एपिथेलियल टिश्यू से बाइंड हो जाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू में क्षारीय पीएच होने की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, कि कौन से पीएच में ये बीटी टॉक्सिन जो है निष्क्रिय से सक्रिय हो जाता है करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन सी पीएच में? क्षारीय पीएच में क्या हो जाती है वो, है ना, क्षारीय पीएच में क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने की वजह से वहां पर घुलनशील हो जाती है, जिसकी वजह से आंत में पोर कर देती है, और पोर होने की वजह से लाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटों का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर है ना बहुत सारे ये सब भी मैकेनिज्म बताया गया है ना, देखो इंजेक्शन किया यहाँ पर, जिसकी वजह से इंसेक्ट के मिड गट में चला गया, एपिथेलियल टिश्यू में, यहाँ पर बाइंड हो गया, बाइंड होने की वजह से यहाँ का सेल पूरा डेथ हो गया, डेथ होने की वजह से, है ना, पूरा इंसेक्ट की ही मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो बीटी कपास जो रहता है अपने आप को कीटों से बचा लेती है। तो हम क्या किए यहाँ पर, जो बेसिलस थुरिंजिएसिस के जो जीन था, बीटी जीन या क्राई जीन, उसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर दिए, किसमें? कपास में। तो कपास को जब भी खाने के लिए कोई कीट आएगा तो वो मिड गट में, है ना, ये इसके जो टॉक्सिन प्रोटीन रहते हैं, कौन से प्रोटीन? बीटी जो क्रिस्टल बने हुए रहते हैं, ये क्राई जो क्रिस्टल प्रोटीन बने हुए रहते हैं, वही क्या हो जाता है? क्षारीय पीएच में एक्टिव, और एक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है? इसकी ये मिड गट में बाइंड हो जाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन को।
आगे देखें, तंबाकू के पौधों में निमेटोड प्रतिरोध। तो इसमें क्या करते हैं, पूरक आरएनए का स्रोत आरएनए वायरस का मोबाइल आनुवंशिक तत्वों ट्रांसपोजन से संक्रमण है और आरएनए मध्यवर्ती इंटरमीडिएट के माध्यम से प्रतिकृति करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वाहकों वेक्टर का उपयोग करके निमेटोड विशिष्ट जीन डीएनए को परपोषी पौधे होस्ट प्लांट में डाला जाता है। यह परपोषी कोशिकाओं में सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए का उत्पादन करते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाती है ये। ठीक है, इसलिए वे एक दोहरा स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। यह आरएनए आई शुरू करता है और निमेटोड के विशिष्ट एमआरएनए को शांत कर देता है ना। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके, बता भी दिया, जीन को साइलेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार परजीवी विशिष्ट हस्तक्षेप करने वाले आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए को व्यक्त करने वाले परजीवी परपोषी ट्रांसजेनिक होस्ट में जीवित नहीं रह सकता। और सही भी बात है, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा और वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट ऐसे बनाया जाता है। निमेटोड इंटरप्रेंट टोबैको रूट में, देखो ऐसे कर दिया, टोबैको का मतलब रूट अलग ही दिखता है, लेकिन जैसे इसमें इंटरफ्रेंस मतलब निमेटोड का प्रभाव बढ़ेगा तो ऐसे दिखने लग जाएगा इसका रूट, किसका, तंबाकू के पौधे का। और याद रखना कि टोबैको के रूट को ही इन्फेक्शन करता है, ना कि उसके लीफ को। तो याद रखना, क्लियर, नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग हम लोग देख चुके। इसके आगे हम लोग एप्लीकेशन किसका देखने वाले हैं, मेडिसिन का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो मेडिसिन के अनुप्रयोग में भी देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आगे देखते हैं। ठीक है, चिकित्सा में इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। तो देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी सुरक्षित और अधिक प्रभावी चिकित्सकीय औषधियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायता करती है। मतलब देखो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिक सुरक्षित और दूसरा अधिक प्रभावी। ठीक है, अधिक सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी का मतलब क्या है कि देखो क्या होता है, जनरल मेडिसिन जब हम लोग बनाते हैं या यूज करते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट वगैरह रहता है ना। और अधिक दक्ष नहीं रहते, मतलब हमें ज़्यादा ज़्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है। मतलब देखो वो एमजी में आता है ना, 200 mg, 300 mg, 500 mg, 600, 650 mg, ये सब mg रहते मिलीग्राम्स में। तो उसमें क्या रहता है, वो केमिकल हार्मफुल होने के अलावा जल्दी ठीक भी नहीं करते, मतलब दक्षता नहीं रहती। लेकिन जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन बनाते हैं वो अधिक सुरक्षित रहती है और अधिक क्या रहती है, प्रभावी होती है। चिकित्सकीय औषधियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायता करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, त्वरित बना सकते हैं। ठीक है, आगे और देखें, गैर मानव स्रोतों से प्राप्त उत्पाद अवांछनीय प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रेरित करते हैं, लेकिन पुनः संयोजक चिकित्सकीय औषधियों में ऐसी समस्याएं नहीं होती। मतलब ये है कि जैसे हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो मेडिसिन जो है फॉरेन बॉडी है, मतलब दूसरे पार्टिकल्स है, बाहर से आया हुआ, वो मनुष्य के अंदर जैसे ही जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा, उस मेडिसिन का असर को कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका असर सही से नहीं हो पाएगा। और असर नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी वगैरह जो रोग होंगे वो ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इससे जो बनने वाली जो मेडिसिन होती है वो क्या रहती है, अधिक दक्ष रहती है और ऐसे समस्याएं नहीं आती। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, क्लियर। आगे देखें, वर्तमान में लगभग 30 पुनः संयोजक चिकित्सकीय औषधियां अनुमोदित अप्रूवल की गई है, इनमें से 12 भारत में मार्केटिंग किया जाता है। डाटा को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अभी तक 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बनाया जा चुका है, मतलब 30, इस डाटा को याद रखना, 30 बनाया जा चुका है और उसमें से 12 भारत में बनी है। क्या, तो 12 भारत में बनी नहीं है, 12 भारत में मार्केटिंग किया जाता है। मतलब बनाया गया है 30 और उसमें से 12 मेडिसिन का अभी यूज इंडिया में करेंटली यूज होता है मतलब। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर यूज किया जाता है कितने मेडिसिन का, 12 मेडिसिन का। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि अभी तक कितने मेडिसिन का निर्माण हो चुका है और कितने मेडिसिन जो है इंडिया में क्या होती है, बिकती है। तो कितने मेडिसिन बनाया जा चुका है अभी तक, तो अभी तक बनाया जा चुका है 30 मेडिसिन बनाया जा चुका है और उसमें से कितनी बिकती है, 12 भारत में बिक रही है। ठीक है, इसके आगे देखें, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड इंसुलिन जीन थेरेपी आणविक निदान।
चिकित्सा में इसके अनुप्रयोग है तो उसमें क्या है, सबसे पहला इंसुलिन फॉर्मेशन है, दूसरा जीन थेरेपी है और तीसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। इसमें से हम लोग ये दो मेनली को ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन को, जीन थेरेपी को। ठीक है, इसके आगे देखें। देखो, इंसुलिन का उपयोग वयस्कों में होने वाले मधुमेह, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज के प्रबंधन के लिए किया जाता है। जानवरों, मवेशी और सुअर के अग्नाशय पैनक्रियाज से प्राप्त इंसुलिन बाहरी प्रोटीन के प्रति एलर्जी या अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं पैदा कर देता है। अब बैक्टीरिया का उपयोग करके मानव इंसुलिन का उत्पादन करना संभव है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इंसुलिन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के पेनक्रियाज नामक मतलब अग्नाशय के बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, उसको बनाया जाता है किसको, इंसुलिन हार्मोन को। लेकिन वही इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाते हैं, मतलब मधुमेह रोग हो जाती है, मतलब जिसको शुगर डिजीज भी बोलते हैं, शुगर बीमारी वगैरह भी बोलते हैं, शुगर रोग बोलते हैं। शुगर क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी की होने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड से शुगर को निकाल कर सेल को देने का काम किसका रहता है, इंसुलिन का। अब वो इंसुलिन ही नहीं रहेंगे तो ब्लड के पास में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो ज़्यादा हो जाती है। यही कारण कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए पहले जो जानवर वगैरह रहते थे, एनिमल्स या सुअर वगैरह, पिग के अग्नाशय से लिया जाता था क्या, इंसुलिन को, लेकिन वो एलर्जी कॉज करते थे। लेकिन हम आजकल क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया के मदद से मानव इंसुलिन बनाया जा सकता है, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज़ को पेशेंट को ठीक करने के लिए इंसुलिन जो है टेबलेट के फॉर्म में भी आती है ना, और इंजेक्शन के फॉर्म वगैरह में भी आती है, ताकि हम लोग उसका सही से यूज़ कर सकें। ठीक है, और कैसे बनती है वो जानते हैं हम लोग, इंसुलिन फॉर्मेशन। इंसुलिन देखो, इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी होती है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड सेतुओं द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। देखो यहाँ पर डायग्राम हम देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, क्या कि ये जो प्रो इंसुलिन वाला है उसमें 3 पेप्टाइड चेन है। कौन सा 3 कलर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। तो ये वाला सी पेप्टाइड है और ये वाले लोग जो है ए पेप्टाइड है मान लो, और ये वाला क्या है, बी पेप्टाइड। तो मान लो ये वाला ए पेप्टाइड है, ये वाला बी पेप्टाइड है और ये वाला क्या है, सी पेप्टाइड। एक मेच्योर इंसुलिन बनने से पहले, मेच्योर इंसुलिन में रहते हैं 51 अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है ये मेच्योर इंसुलिन। उससे पहले 51 रहता है, उसमें से 30 अमीनो एसिड्स का ये बना हुआ रहता है, ये 21 अमीनो एसिड के बने रहते हैं, ये वाला बना रहता है 30 अमीनो एसिड का। ठीक है, और ये बना रहता है, ये भी 30 अमीनो एसिड का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो प्रो इंसुलिन होते हैं उसमें कौन कौन सी चेन होती है, तो पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी, दोनों तीनों होते हैं इसमें, प्रो इंसुलिन में। लेकिन जो मेच्योर इंसुलिन होता है, मेच्योर इंसुलिन, तो मेच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए एंड बी वाला ही पेप्टाइड चेन रहता है, और दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये है कि दो श्रृंखलाएं ए और बी, दो श्रृंखलाएं ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब यहाँ से हम देख भी सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और इसमें टोटल मेच्योर इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, स्तनधारियों में इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है। इसे परिपक्व, मैच्योर और कार्यात्मक हार्मोन बनने के लिए प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। सही बात है, इसमें क्या रहता है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड, तीनों पेप्टाइड चेन होते हैं, तो प्रो इंसुलिन कहलाता है। यदि उसमें से सी पेप्टाइड को यदि हटा दें तो बच जाएगा क्या, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन बचेंगे, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा। तो यहाँ पर है ना लिखे भी हैं कि प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड नामक एक अतिरिक्त भाग होता है, इंसुलिन में परिपक्व होने के दौरान इसे हटा दिया जाता है। तो याद रखना कि परिपक्व या मैच्योर इंसुलिन में, मैच्योर इंसुलिन
में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता, में सी पेप्टाइड नहीं होता। ये वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो बनता है उस टाइम में तो रहते हैं ए बी सी तीनों, लेकिन वो प्रो इंसुलिन कहलाता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाती है तब ए और बी पेप्टाइड ही रहते हैं और सी पेप्टाइड क्या हो जाता है, हट जाता है। और ए और बी पेप्टाइड आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। और भी याद रखना कि जैसे मान लो ए पेप्टाइड हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ए पेप्टाइड का मतलब ये है यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं आपस में, ठीक है। और यही अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेंगे कि दो अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। लेकिन दो पेप्टाइड चेन, ए पेप्टाइड चेन बी पेप्टाइड चेन आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं करके पूछेंगे तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, डाई सल्फाइड बंध द्वारा, ठीक है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इंसुलिन में हम लोग कैसे बनाते हैं इंसुलिन को, ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, और भी कंपनी वगैरह जो था वो इंसुलिन फॉर्मेशन करते रहते हैं। देखो क्या है, 1983 में 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने, एक अमेरिकन कंपनी ने मानव इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाओं के अनुरूप दो डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंस तैयार किए। इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन करने के लिए उन्हें स्टीरिया कोलाई के प्लाज्मिड में डाला गया और मानव इंसुलिन बनाने के लिए डाइसल्फाइड बंध बनाकर श्रृंखला ए और बी को जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, एली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी था, यहाँ पर जो डेटा दिया है ना, ईयर को भी याद रखना, 1983 इंपॉर्टेंट है ईयर में एली लिली अमेरिकन कंपनी द्वारा ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड श्रृंखलाओं का डीएनए अनुक्रम बनाया गया। मतलब उसमें जैसे अमीनो एसिड रहते हैं वैसा अमीनो एसिड बनाया गया और उसको इशीरिया कोलाई के प्लाज्मिड में डाला गया और उसको इंसुलिन बनाने के लिए उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से इन दोनों को जोड़ा गया। किसको, ए श्रृंखला को और बी श्रृंखला को, ये ए श्रृंखला है बी श्रृंखला, इसको किससे जोड़ा गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया है। यहाँ इसके द्वारा जोड़ा गया है एली लिली नाम की कंपनी के द्वारा। मतलब पहले बार इंसुलिन जो बनाया गया था एली लिली नाम की कंपनी द्वारा जो बनाया गया था, अमेरिकन कंपनी था, 1983 में बनाया गया इंसुलिन। देखो कुछ इंसुलिन के, देखो यहाँ पर देखो ऐसे देख सकते हैं, आजकल टेबलेट के फॉर्म में भी इंसुलिन आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन आती है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए है ना एक वरदान बनी हुई है, एक वरदान है ये, ठीक है। आगे देखें, देखो पहला हम लोग जाने इंसुलिन फॉर्मेशन। तो इंसुलिन फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि इंसुलिन बनाने के लिए जो पेप्टाइड की जरूरत पड़ती है, जैसे ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड आपस में दोनों जब जुड़ते हैं तो मेच्योर इंसुलिन बन जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि मेच्योर इंसुलिन में कौन कौन से पेप्टाइड होते हैं, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। जबकि प्रो इंसुलिन में कौन कौन से पेप्टाइड होते हैं, तो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड, तीनों पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मेच्योरेशन मतलब मेच्योर होते रहते हैं उस टाइम में सी पेप्टाइड हट जाती है, केवल बी पेप्टाइड ही बचे हुए रहते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखें, जीन थेरेपी, ठीक है। तो सेकेंड चिकित्सा में अनुप्रयोग क्या है जीन थेरेपी में, तो जीन थेरेपी देखते हैं क्या होता है। एक बच्चे या भ्रूण में जीन दोष, जीन के डिफेक्ट को ठीक करने की एक विधि है। जीन थेरेपी मतलब चिकित्सा, जीन मतलब जीन को देना, ठीक है। जैसे म्यूजिक थेरेपी होता है, नेचुरो थेरेपी होता है, मतलब अलग अलग थेरेपी होते हैं जिसकी वजह से वो रोग को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर जीन का यूज करके हम लोग किसी रोग को ठीक कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, जीन थेरेपी। इसमें करेक्ट जीन को हम लोग लाएंगे और जो इनकरेक्ट जीन रहेगा उसको दूर करेंगे, ठीक है। इसमें देखें, इसमें आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज के उपचार के लिए एक व्यक्ति की कोशिकाओं और ऊतकों में जीन डाले जाते हैं और यह गैर कार्यशील नॉन फंक्शनल जीन की क्षतिपूर्ति करता है। सही बात है, जो हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिक रोग जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए, उसको उपचारित करने के लिए जीन थेरेपी किया जाता है, ठीक है। जीन थेरेपी में हम लोग जीन को करेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, यहाँ पर एक है ना गर्ल्स का वो दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले है ना जीन थेरेपी किया गया था, है ना। पहले नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में, 1990 में एडिनोसिन डी एमिनेज, एडीए की कमी वाली 4 साल की एक बच्ची थी को दी गई थी, ठीक है। एडीए
एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज नाम की एक क्या है एंजाइम, डी एमिनेज, एज एज मतलब एंजाइम। तो एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को दूर करने के लिए कब 1990 में 1990 में डाटा वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें से याद रखना कि जीन थेरेपी, सर्वप्रथम जीन थेरेपी कब किया गया, तो कब किया गया है 1990 में। तो क्या चीज के लिए किया गया, तो एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी वाली 4 साल की बच्ची में किया गया था जीन थेरेपी, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसी लाइन से लाइन को लिख के दिए थे। और कौन सी चिकित्सा करते हैं करके, तो कौन सी चिकित्सा, जीन थेरेपी। यह एडिनोसिन डी एमिनेज प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए एंजाइम या जीन के विलोपन के कारण होता है। एडिनोसिन डी एमिनेज क्या करता है, ये क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस एंजाइम का। लेकिन वो एंजाइम नहीं रहेंगे क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन पाएगा, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो छोटे छोटे प्रकार के डिजीज होते रहते हैं। कई बार देखना कुछ बच्चे जो रहते हैं उसको बचपन में यदि मदर मिल्क नहीं मिल पाता या कोलोस्ट्रम नहीं मिल पाते जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी रहती है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इस टॉपिक में इसको हम पढ़े हुए रहते हैं कि जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है येलोइस कलर का पीला गाढ़ा दूध, उसमें कोलोस्ट्रम, जिसको कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होती है। और वही एंटीबॉडी नहीं मिलने के कारण बच्चा क्या हो जाता है, इम्यूनिटी, उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से उसको छोटे छोटे डिजीज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी की वजह से क्या हो गया, इसके जो इम्यून सिस्टम के प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए जो एंजाइम चाहिए रहता है वो नहीं हुआ, तो उसके नहीं हुआ, वो नहीं होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र इसका क्या रहेगा, वीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए कैसे ठीक करेंगे इसको, देखो यहाँ पर है ना, अशांति डिसिल्वा फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी पेशेंट, इसके ऊपर ही जीन थेरेपी किया गया था, 4 साल की बच्ची थी, अभी तो है ना, यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है, जब ये 4 साल की थी तब इसमें किया गया था एक्सपेरिमेंट, है ना, पहले बार जीन थेरेपी इसी के ऊपर में किया गया था। आगे देखें, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी पूरी तरीके से सफल कब हो सकता है, तो जीन थेरेपी पूरी तरीके से सफल कब हो सकता है, जब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, या एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी एडीए का इंजेक्शन द्वारा उपचार किया जा सकता है। तो इसके लिए देखो 2-3 विकल्प हैं, 2 विकल्प, पहले क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, दूसरा क्या है, एडीए का इंजेक्शन द्वारा पूरी तरीके से उपचार किया जा सकता है, पूरी तरीके से उपचारात्मक नहीं होती। देखो इन दोनों की, हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एडीए का इंजेक्शन, ये दोनों देने से ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे, पार्सली ठीक होगा। क्या होगा, पार्सली, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ये जीन थेरेपी मतलब एडीए एंजाइम का इंजेक्शन देने से ये पार्सली ठीक होगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। तो पूरी तरीके से ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो एडीए की कमी को है ना दूर करने के लिए जीन थेरेपी किया जाता है। तो इससे कैसे करते हैं, तो रोगी के रक्त से लिम्फोसाइटों को इकट्ठा करें और एक कल्चर में विकसित करें। लिम्फोसाइटों में एक कार्यात्मक एडीए मतलब सीडीएनए रेट्रोवायरस वाहक का उपयोग करके डालें, उन्हें रोगी को वापस कर दिया जाता है। इसे समय समय पर दोहराया जाना चाहिए क्योंकि लिम्फोसाइट अमर इमोर्टल नहीं होते। यदि प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में, हाँ ठीक है, इतना देखो इधर देखते हैं, जो ये बात बोला है थ्योरी में उसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताया है कि जैसे ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट के टी सेल रहते हैं, मतलब ब्लड के अंदर में सेल्स रहते हैं, लिम्फोसाइट सेल, ये डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है लिम्फोसाइट, उसमें टी सेल्स होते हैं। पेशेंट विद टॉक्सिक लेवल ऑफ एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन, मतलब इस यहाँ पर एडीए वाला, एडीए की कमी है इसके पास में, इस पेशेंट के पास में क्या है, एडीए की कमी, मतलब एडिनोसिन डीएमएनएच की कमी है। तो इसके टी सेल्स को निकाल लिए हम लोग, और यहाँ पर क्या किए, कल्चर मीडियम में क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, ग्रोइंग द टी सेल्स इन कल्चर, तो कल्चर मीडियम में ग्रोथ करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव एडीए की जो जीन था, है ना, इन्फेक्शन ऑफ द टी सेल विद एस एंड डिफेक्टिव एडीए जीन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर करेंगे। ह्यूमन एडीए सीडीएनए या LASN मतलब लिम्फोसाइट जो बनाने वाली जीन है उसको हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, करेक्ट वाले को, इस टी सेल की, इसको टी सेल को हटाएंगे, इस करेक्ट वाले को लाएंगे। देखो टी सेल कैरीज द ह्यूमन एडीए सीडीएनए, सीडीएनए मतलब यहाँ पर हम लोग रेट्रोवायरस की मदद से जो जीन लाए हैं ना उसको लेने वाले हैं, ये टी सेल लेगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो डिफेक्टिव टी सेल वाले में जो जीन था एडीए के जीन डिफेक्टिव एडीए जीन वो रिमूव हो गया, यहाँ पर करेक्ट जीन एडीए के जीन आ गया, और इसका हम लोग एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में क्या कर दिए, इस जो जो पेशेंट था उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर कर दिए, और इसको कुछ को कल्चर मीडियम में ही रखे, कुछ को ट्रांसफर कर दिए। क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट सेल जो रहते हैं ना, वो इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल होते हैं, मतलब अमर नहीं होते, इमॉर्टल नहीं होते, अमर नहीं रहते। इन लोग होते हैं मतलब कुछ समय तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद में फिर मर जाते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम फिर से वीक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको कल्चर मीडिया में फिर से ग्रोथ कराते ही रहते हैं, और समय समय पर इसको देते रहते हैं ताकि वो ठीक हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जीन थेरेपी में इसको परमानेंटली ठीक कब किया जा सकता है, यदि प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में ही मज्जा कोशिकाओं से एडीए जीन को कोशिकाओं में प्रविष्ट करा दिया जाए, करेक्ट कोशिकाओं को प्रविष्ट करा दिया जाए, तो यह एक स्थायी इलाज हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम लोग करेक्ट एडीए के जीन को यदि हम लोग भ्रूणी अवस्था में, कब? भ्रूणी अवस्था में, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीन थेरेपी को सफल कब बनाया जा सकता है। तो क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बना सकते हैं? क्या हम लोग जीन थेरेपी, क्या हम लोग इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते इसको। तो इसको कब ठीक किया जा सकता है? जब प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में यदि करेक्ट एडीए की जीन को दे दिया जाए, तभी जाके क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये जो जीन थेरेपी है। आगे देखें। ठीक है, इधर देखते हैं, आणविक निदान वगैरह के लिए किया जाता है। तो पारंपरिक तरीके सीरम और यूरिन विश्लेषण, मतलब मूत्र विश्लेषण, रोगों के प्रारंभिक निदान के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब ये है कि क्या होता है, कोई भी जब है ना डिसीज होती है, कोई भी रोग होती है, तो सीरम एनालिसिस किया जाता है, मतलब ब्लड से सीरम को निकालते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या नहीं है। उसके अलावा दूसरा एक और मेथड है, यूरिन का विश्लेषण करते हैं। यूरिन में भी देखते हैं कि यूरिन से जैसे डायबिटीज वगैरह जब रहती है, तो यूरिन के थ्रू शुगर आउट होते रहते हैं, तो शुगर लेवल पता चल जाती है, मतलब शुगर पता चल जाती है, ब्लड में शुगर कितना है। और भी बहुत सारे डिजीज, यूरिन इन्फेक्शन, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो प्रारंभिक निदान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? क्योंकि इन लोग बहुत ज्यादा होने के बाद में ही अपना एनालाइसिस देते हैं, मतलब विश्लेषण देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलिसा जैसे तकनीकों द्वारा संभव है। तो देखो भाई, तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये देखो पूरा इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा तब सीरम एनालिसिस देगा, या पूरी तरीके से बहुत यूरिन में इन्फेक्शन हो गया रहेगा तब जाके इसका एनालाइसिंग रिपोर्ट आएगा। लेकिन हम लोग को तुरंत रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को टेक्निक यूज करना रहता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला क्लियर करना रहता है हमें क्या, पुनः संयोजक डीएनए टेक्निक्स, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं पीसीआर, और तीसरा करते हैं एलिसा। एलिसा के बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं, जैसे एड्स वगैरह रोगों के लिए इसको निदान के लिए, इसका डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम लोग एड्स जैसे रोगों को पहचानने के लिए किया जाता है। पीसीआर टेक्निक का यूज हम लोग देख भी चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका उपयोग हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आणविक निदान में ही है। आगे देखें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें देखो यहाँ पर है ना पीसीआर थर्मल साइकिल में, यहाँ पर पॉलिन ट्यूब में, इसमें पीसीआर ट्यूब्स वगैरह जो है उसमें दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, देखो पैथोजन की उपस्थिति का सामान्यतः केवल लक्षणों के आधार पर ही संदेह होता है। इस समय तक शरीर में रोगजनक की सांद्रता पहले से ही बहुत अधिक होती है। देखो, कोई भी रोग जो है ना, तभी पता चलता है जब लक्षण आते हैं। ठीक है, उससे पहले यदि कोई रोग कारक या रोगजनक रोग कर रहे हैं तो उससे हमें पता नहीं चलता। तो लक्षण आने पर ही क्या होती है, पैथोजन की उपस्थिति पता चलता है, और उस टाइम में रोगजनक की सांद्रता जो रहती है, क्या रहती है, बहुत ज्यादा हो गई रहती है। ठीक है, तो पीसीआर हम क्या करते हैं, पीसीआर में, पीसीआर के उपयोग संदिग्ध एड्स रोगियों में एचआईवी का पता लगाना है, कैंसर रोगियों में जीन में उत्परिवर्तन का पता लगाना, कई अन्य आनुवंशिक विकारों की पहचान करना इसका मेन काम है। तो पीसीआर के बहुत सारे उपयोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या, संदिग्ध एड्स रोगियों में एचआईवी का पता लगाना है, इसका मेन काम, एक काम। दूसरा, कैंसर रोगियों में जीन के उत्परिवर्तन हो गए उसका भी पता लगाना, और कई जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं और उसकी भी पहचान करना मेन काम है इसका पीसीआर का। क्यों? क्योंकि जिस पर डाउट रहेगा जो भी सेल के ऊपर में, उसका बहुत एम्प्लीफिकेशन करके देखेंगे, तो आगे फ्यूचर में कितने रोग और कॉज कर सकते थे उसको हम लोग पहले जान जाएंगे। तो पीसीआर के उपयोग से
संदिग्ध एड्स रोगियों में HIV का पता लगाते हैं, कैंसर रोगियों में जीन में जो उत्परिवर्तन हुआ है उसका भी पता लगाते हैं, और तीसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर को ठीक करने में भी किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी चिकित्सा में जो अनुप्रयोग है आणविक निदान में, एक एकल रज्जुक DNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जिसे एक रेडियोधर्मी अणु जांच से टैग किया जाता है, कोशिकाओं के एक क्लोन में अपने पूरक DNA के साथ संकरणित होता है। इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका पता लगाया जाता है। उत्परिवर्तित जीन वाला क्लोन फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जांच में उत्परिवर्तन जीन के साथ पूरकता नहीं होती। मतलब ये बोले हैं कि जैसे हम लोग RNA या DNA का यूज किए हैं, इस RNA या DNA में रेडियो एक्टिविटी ला दिए हम लोग, मतलब इसको हम लोग cDNA बना दिए, रेडियो एक्टिव DNA बना दिए। तो रेडियो एक्टिव DNA में क्या होगा, इसके एक जो लड़ी रहेंगे उसमें क्या होगा, एक लड़ी में रेडियो एक्टिविटी रहेगी, लेकिन उससे जो बनने वाला जो रहेगा ना, मतलब रेप्लिकेशन होकर दूसरा लड़ी उसमें नहीं रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उत्परिवर्तित जीन वाला जो क्लोन रहेगा वो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देगा। तो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि जांच के समय में उत्परिवर्तन जीन के पूरकता नहीं होती है। ठीक है। तो ये पार्ट 1 क्लास का है ना, यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े, एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा चिकित्सा के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी। इसके आगे जो है हम लोग है ना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में सब चीज़ देख चुके थे क्या, कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग देख चुके हैं, और चिकित्सा के फील्ड में कुछ और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जिसको बनाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जैसे कि जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक जानवर्स भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो इसको किसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग बोलते हैं या पारजीनी जंतु बोलते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डायग्राम दिख रहे होंगे, माइस, रैबिट, सी, पिग्स, काउ, फिश, इन सबको बनाया गया है। ठीक है, ये वे जानवर हैं जिनके जीनोम में हेर फेर करके एक अतिरिक्त विदेशी जीन डालकर उसे बदल दिया गया है। ठीक है, और हम जानते ही हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, या टेलर मेड प्लांट किसको बोलते हैं, जिसका जीन को चेंज कर दिया गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रांसजेनिक चूहे बनाया गया है, खरगोश बनाया गया, सुअर, भेड़, गाय और मछली, है ना। तो यहाँ से चॉइस करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, कि ट्रांसजेनिक मतलब कौन कौन से एनिमल जो है जिसको ट्रांसजेनिक नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है करके। तो यहाँ से ट्रांसजेनिक चूहे, माइस को याद रखना है, ट्रांसजेनिक चूहे है ना, ट्रांसजेनिक चूहे माइस को याद रखना। दूसरा याद रखना है यहाँ पर पहला ट्रांसजेनिक चूहे को याद रखना, दूसरा रखना खरगोश को, तीसरा सुअर पिग को बनाया गया है, चौथा भेड़ को, पांचवा गाय को, और छठवां मछली। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा चूहे को बनाया गया है। ठीक है, जो चूहा जो होता है वो मैमल्स के जैसा सिमिलरिटी शो करता है, मतलब मैमल्स ही है वो। मैमल्स में मतलब जो मनुष्य के अंदर में बहुत सारे जो गुण होते हैं ना, वो चूहे के अंदर में होता है, इसलिए ट्रांसजेनिक चूहे ज़्यादा बनाए गए हैं। क्योंकि कोई भी प्रकार का मेडिसिन वगैरह हो गया, कोई वैक्सीन वगैरह हो गया, इन सबको क्लिनिकल टेस्ट करने से पहले चूहे का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चूहे का। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे देखें, ट्रांसजेनिक जानवरों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसके 5 लाभ है। देखो, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान और विकास पर जीन के विनिमय का अध्ययन करना। ठीक है, कोई प्रकार का चेंजेस होते रहता है या कोई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आती है बॉडी के अंदर में, उन सब के विकास के लिए, उन सब के क्रिया विज्ञान के लिए, जीन के विनिमय के लिए उन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, किसी रोग के विकास में जीन के योगदान का अध्ययन करना। किसी रोग के विकास में मतलब कौन सा रोग कितना तक आगे बढ़ सकता है, या कितना तक उसको कंप्रेस किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, उसको देखने के लिए भी इनका उपयोग किया करते हैं। तीसरा, जैविक उत्पाद बनाने के लिए। चौथा, टीका सुरक्षा परीक्षण, मतलब वैक्सीन वगैरह जो बनाया जाता है वो कितना सेफ है उसको देखना है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए जब हम लोग टीका बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो उसको पहले चेकिंग करता है। तो चेकिंग करने के लिए हम लोग जानवरों का यूज करते हैं। अगला, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, मतलब विषाक्तता परीक्षण, मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल कितना टॉक्सिक है ना, किसके उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उन सबको देखने से पहले भी इन सब जानवरों का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखें। देखो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है पूरा,
सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान और विकास पर जीन के विनिमय का अध्ययन करना। इसमें देखो क्या, उदाहरण के लिए इंसुलिन जैसे वृद्धि कारक जैसे जटिल कारकों का अध्ययन करना, इस कारक के निर्माण को बदलने वाले जीन अन्य प्रजातियों से का परिचय दिया जाता है और जैविक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इससे शरीर में कारक की जैविक भूमिका के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पर कौन सा अणु क्या काम करता है और उसकी कमी से क्या होते हैं, इन सबको जानने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान और विकास पर जीन के विनिमय का अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई इंसुलिन है, तो इंसुलिन के क्या काम होते हैं, इंसुलिन की कमी से क्या होती है, इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकती है, तो इन सब के अध्ययन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ठीक है, आगे देखें। ट्रांसजेनिक मॉडल मानव रोगों के नए उपचारों की खोज में मदद करता है। उदाहरण के लिए कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर जैसे कई मानव रोगों के ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं। देखो क्या, मानव रोग जो है ना, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन है, कैंसर, दूसरा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा अल्जाइमर। ये चार जो ऐसे रोग हैं वो कहीं ना कहीं मानव जनसंख्या को आघात पहुंचाने वाले रोग हैं। मतलब इसके ये होने की वजह से मानव जनसंख्या पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब रोगों के उपचार के जो खोज है उसके लिए ट्रांसजेनिक मॉडल वगैरह सब बनाया गया है ना, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसको भी याद रखना, इन चारों को याद रखना है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर रोगों को। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। जैविक उत्पाद वगैरह बनाने के लिए ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग करके जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए ऐसे जीनों को शामिल करके किया जाता है जो किसी विशेष उत्पाद के लिए कोड करते हैं। जैसे मानव प्रोटीन अल्फा A1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग वात स्फीति एम्फाइसीमा के उपचार में किया जाता है। मतलब ये है एम्फाइसीमा के बारे में जानते होंगे हम लोग, जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का जो मेजिंग कॉजिंग फैक्टर होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो लंग्स के अंदर में एल्वलाई रहती है वहाँ पर उसकी जो गैसेस एक्सचेंज करने की जो सरफेस होती है, गैसेस एक्सचेंज करने की जो एबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब गैसीय विनिमय की क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर। उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा रोग। तो एम्फाइसीमा के निदान के लिए A1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है। मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, मानव प्रोटीन का उपयोग किया जाता है एम्फाइसीमा के उपचार में। दूसरा, फिनाइल कीटोनुरिया PKU और सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि के उपचार में भी किया जाता है। देखो एम्फाइसीमा के अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं फिनाइल कीटोनुरिया PKU के लिए, और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कोई है ना, ये मेडिसिन है और ये मानव प्रोटीन होती है, इसका उपचार इन सब रोगों को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। कुछ ट्रांसजेनिक जानवरों में ऐसे जीन होते हैं जो उन्हें गैर ट्रांसजेनिक जानवरों की तुलना में विषाक्त पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। मतलब ऐसा है कि जो ट्रांसजेनिक जीन होते हैं उसमें जो गैर ट्रांसजेनिक जानवरों की तुलना में विषाक्त पदार्थों के प्रति, मतलब कोई भी जो विषाक्त पदार्थ है या टॉक्सिक पदार्थ है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल रहेंगे वो जल्दी से रिकॉग्नाइज करेंगे एज कंपेयर टू जो गैर ट्रांसजेनिक जानवर होंगे वो। ठीक है, क्लियर। उन्हें विषाक्तता पदार्थों के संपर्क में लाया जाता है और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, इससे तत्काल परिणाम मिलते हैं। सीधी बात है, एक मान लो कोई ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक एनिमल, और इधर ये नॉर्मल एनिमल है। ठीक है, तो इसकी तुलना में जहाँ पर विषाक्त पदार्थ आएंगे तो उसकी तुलना में ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादा सेंसेशन फील करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं, ज़्यादा तेजी से इसके अंदर में प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसमें विषाक्तता परीक्षण के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। आगे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन जो है 1970 में 1997 में रोजी नाम का एक पहली ट्रांसजेनिक गाय बनाया गया था जो मानव प्रोटीन समृद्ध दूध 2.4 ग्राम प्रति लीटर का उत्पादन किया गया। मतलब ऐसा ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम रोजी था, जिसको बनाया गया कब, 1997 में, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध जिसमें 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन होता था उसका उत्पादन किया। तो उसके लिए इसमें मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। यह प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए पोषण की दृष्टि से अधिक संतुलित उत्पाद होते हैं। तो देखो
क्या होता है, जनरली हम लोग नॉर्मल गाय का दूध का यूज़ करते हैं बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, लेकिन उस दूध में जितनी मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए उन बच्चों को ग्रोथ होने के लिए उतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए ट्रांसजेनिक काऊ बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक गाय बनाई जाती है। ट्रांसजेनिक काऊ जो होती है इसमें क्या रहती है, मानव लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, और यही प्रोटीन जो रहती है बच्चों के विकास में क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम ट्रांसजेनिक गाय बना के इसको क्या कर सकते हैं, उसके दूध को नवजात शिशुओं को पिलाने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसका, ठीक है। और जिन जो मदर्स होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती या जिसका ब्रेस्ट से मिल्क सिंथेसिस नहीं हो पाता प्रॉपरली, उसको भी जब हम लोग गाय का दूध पिलाते हैं तो जो बच्चा जो है नॉर्मल ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग ट्रांसजेनिक काऊ का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसजेनिक काऊ से जो मिलने वाले दूध रहते हैं उसमें 2.4 ग्राम लगभग क्या रहता है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, और उसी के द्वारा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। अगला है वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण। तो पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है ना, याद रखना वैक्सीन वगैरह में है ना, वैक्सीन के सुरक्षा परीक्षण के लिए किसका यूज करते हैं, चूहों का। यदि यह विश्वसनीय है तो वे टीके की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए बंदरों के उपयोग की जगह में ले सकते हैं। देखो क्या होता है, हम लोग पहले क्रोमोसोम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि बंदर जो होती है उसके क्रोमोसोम पैटर्न मनुष्य के क्रोमोसोम पैटर्न के जैसा ही होता है, सिमिलरिटी। लेकिन यदि उसके जगह में यदि चूहा ज़्यादा अच्छा से रिस्पॉन्स करने लग गया तो बंदरों की तुलना में चूहे का सबसे ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, एंड वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण में याद रखना। आगे देखें। अनअधिकृत उपयोग, मतलब इथिकल इश्यूज वगैरह जो होती है ना, अनअधिकृत उपयोग में क्या क्या होता है इसको भी जानते हैं हम लोग, है ना। बासमती चावल की सुगंध और स्वाद अद्वितीय होता है। भारत में बासमती की 27 किस्में पाई जाती है, ये डाटा याद रखना। भारत में बासमती चावल की कितनी वैरायटीज होती हैं, 27। 1997 में एक अमेरिकी कंपनी को अमेरिका पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय से बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त हुआ। इससे कंपनी को बासमती की एक नई किस्म बेचने की अनुमति मिली। यह किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्मों के साथ संकरण करके एक नवीनतम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पेटेंट के कारण बासमती चावल बेचने वाले अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। ये क्या है, एथिकल इश्यूज वगैरह जो होते हैं, अनअधिकृत जो उपयोग होते हैं, मतलब जो पहले से ट्रेडमार्क वगैरह के बारे में जानते होंगे। ट्रेडमार्क वो होती है जैसे कोई अपना नाम बनाया, उस नाम का ट्रेडमार्क यदि नहीं कराया है तो उस नाम का उपयोग दूसरे लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर है ना, ये जो इंडियन पेटेंट जो नियम रहता है, पेटेंट लागू करते हैं मतलब जिसमें अधिकार करने के लिए। तो क्या हुआ, एक बार बासमती का जो चावल था उसको अमेरिकन कंपनी के द्वारा, कब, 1997 में अमेरिकन कंपनी द्वारा पेटेंट कार्यालय या ट्रेडमार्क कार्यालय से बासमती पर पेटेंट प्राप्त कर लिया था कि मैंने इसको बनाया है करके। और उसको कैसे बनाया था, तो उसको बनाया था भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्म के साथ में संकरण करके, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करके। एक भारत बासमती चावल की वैरायटी था और एक है ना सेमी ड्वार्फ वैरायटी था, उन दोनों को मिलाकर एक नया वैरायटी बनाया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका की कंपनी के द्वारा, और उसने ट्रेडमार्क ले लिया था। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती थी कि पेटेंट के कारण बासमती चावल बेचने वाले अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। मतलब बासमती का जो चावल है मूलतः भारतीय चावल है और इसका उपयोग अमेरिकन कंपनी कर सकती थी। मतलब यदि भारत के लोग उसको क्या करते, उसको बेचते, सेल करते, है ना, तो वो सेल नहीं कर पाते क्योंकि उसका पेटेंट किसके पास था, अमेरिकन कंपनी के पास। तो ये जो है अनधिकृत उपयोग किया गया था उस टाइम में, लेकिन ये सब इलीगल प्रोसेस होती है, ठीक है, याद रखना। तो इसके लिए वो बैन लगा दिया गया। फिर इसको आगे देखें। अप्रत्याशित परिणामों की समस्याएं, जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कराया जाता है तो अनुवांशिक संशोधन अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। भारत सरकार ने इसे GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जैसी संस्थाएं स्थापित की गई है जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुसंधान की वैधता और GMGओ की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेती है। देखो क्या है, हम लोग नेचर ने जैसे बनाया है कोई भी जीवों को, तो उन जीवों को नेचर ने क्या किया है, अपने ढंग से बनाया, अपने ढंग से गठित किया है।
लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, उसके जीन को चेंज कर दे रहे हैं या उसके प्रकृति को चेंज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और उसकी वजह से दूसरे जीवों के ऊपर में भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, जीईएसी बनाया है। जीईएसी का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते रहते हैं, नीट में आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है ये, इसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है सही है, वैध है कि वैध नहीं है। तो इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जीएएसी का फुल फॉर्म याद रखना और इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, अनाधिकृत उपयोग में और देखते हैं। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा संबंधित देशों और लोगों से उचित अनुमति के बिना जैव संसाधनों का उपयोग है। अनाधिकृत उपयोग का मतलब, जैसे मान लो है ना, कोई किसी चीज, किसी का वो चीज है, जैसे मान लो प्रकृति में बहुत सारी चीजें, जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, कोई भी जाएगा और उसको काट सकता है, ले तो अनाधिकृत उपयोग हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई कंपनी या कोई राष्ट्र के लोग आएंगे यहाँ पर, जैसे चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी को काट लिया और ले गए, तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसको ऐसा ना हो करके ही बहुत सारे नियम बनाया गया है। तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा संबंधित देशों और लोगों से उचित अनुमति के बिना जैव संसाधनों का उपयोग होता है। ठीक है, देखो कुछ कंपनियों ने ऐसे उत्पादों और तकनीकों के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं जो किसी देश के किसानों और स्थानीय लोगों द्वारा पहचाने, विकसित और उपयोग किए गए आनुवंशिक पदार्थों, पौधों आदि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बासमती चावल, हर्बल दवाइयाँ, हल्दी, नीम आदि। देखो बासमती चावल का उपयोग सब लोग करते हैं, सभी देश मिलकर कर रहे हैं, मतलब सभी देशों में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है। लेकिन इसका ओरिजिन जहाँ से उत्पन्न हुआ है, उन उन किसानों को या वहाँ के लोगों से हम लोग धोखाधड़ी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धोखाधड़ी यदि हम करेंगे तो ये अनधिकृत उपयोग में आएगा। तो इसके लिए देखो एक दो उदाहरण भी दिया गया है, बासमती चावल और हर्बल प्रोडक्ट जैसे हल्दी और नीम वगैरह का यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखें, अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के मामलों में पिछड़े हैं। विकासशील और अविकसित देशों में जैव विविधता और जैव संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, देखो क्या है, अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र और जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के मामलों में पिछड़े हैं। इसका मतलब ये है, औद्योगिक राष्ट्र का मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज है, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पर पारंपरिक, वहाँ की जो है ना, बोला जाए कि प्राकृतिक संसाधनों जो होती है या जैव विविधता होती है, उसके बारे में पारंपरिक ज्ञान नहीं है उनको। जैसे मान लो, जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाने की टेक्निक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये टेक्निक बहुत सारे देशों में नहीं है। हालांकि वहां पर वो सब संसाधन है, लेकिन वो उसका ज्ञान नहीं है। तो विकासशील देश और विकसित राष्ट्र जो होती है, उन सब में इन सब का पारंपरिक ज्ञान प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहां पर संसाधन नहीं है। तो जहां पर संसाधन है वहां पर ज्ञान की कमी है, और जहां पर संसाधन नहीं है वहां पर ज्ञान प्रचुर मात्रा में है। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो, उसे जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के अनाधिकृत दोहन को रोकने के लिए कानून बनाने होंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, है ना, जहां पर जैविक संसाधन तो है लेकिन ज्ञान की कमी है, तो वहां पर कोई दूसरे लोग आएंगे जो ज्ञानवान है, वो क्या करेंगे, उनका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नियम बनाने के, उसके दोहन को रोकने के लिए नियम बनाने की जरूरी है ना। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं, है ना। बिना अधिकार के किसी देशों का, है ना, किसी देश के संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। अनुमति के बिना, ये अनुमति के बिना, बिना अनुमति के बिना जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी मतलब जैव संसाधनों की चोरी कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, उसे जैव संसाधनों के, हाँ ना, ये हो गया। भारतीय संसद ने, है ना, भारतीय संसद ने भारतीय पेटेंट विधेयक के दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो है ना, यहाँ पर याद रखना, सेकंड संशोधन, भारतीय पेटेंट में संशोधन हुआ है, इसमें सेकंड संशोधन याद रखना, सेकंड संशोधन को है ना मंजूरी दे दी है, जो पेटेंट शर्तों, आपातकालीन प्रावधानों और अनुसंधान एवं विकास पहल सहित ऐसे मुद्दों पर विचार करता है। मतलब ये है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी तो बनाया गया था, लेकिन बनाने के बाद में संशोधन होते रहता है, जैसे संविधान में भी कभी कभी संशोधन होते हैं,
कुछ न कुछ जो कमी रह जाती है उसको दूर किया जाता है समय समय के साथ में। तो यहाँ पर भी नियम तो बनाया गया था। तो हाल ही में भारतीय संसद द्वारा सेकेंड पेटेंट बिल को क्या किया गया, करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इतना सारा बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है इसमें पूरे हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बायोटेक्नोलॉजी का जो क्लास था मेन क्लास, उसको हम लोग 3 क्लास में पूरा कंप्लीट किए थे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है उसको एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए। तो है ना, आज की क्लास लगभग इतने तक ही रहेगी, है ना। यहाँ से हम लोग अब एप्लीकेशन में एप्लीकेशन पढ़ने के बाद में एक अलग यूनिट की तैयारी करेंगे। हम लोग यहाँ से एक यूनिट पढ़ चुके जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन दोनों के बारे में पढ़ चुके। तो मेरे ख्याल से जो नीट की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको समझ आया होगा। और जो डाटा यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क किया जाता है उन डाटा को याद रखना है, और यही डाटा जो है आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे तो उसको बनाना है, और नीट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।